नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारतीय जनता पार्टी ने आज 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वाराणसी से लड़ रहे हैं, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लड़ रहे हैं लखनऊ से, तो इसी के साथ एक और बड़ा नाम ओम बिरला साहब जो कि कोटा से लड़ेंगे चुनाव को इस बार एक बार फिर। 2 बार 14 और 19 2 बार ये वहां से जीत कर आ चुके हैं और एक बार फिर उन्हें कोटा से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। स्पीकर के तौर पर ओम बिरला जी आपकी अलग भूमिका थी, अब बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जब आप पुनः जनता के बीच में जाएंगे, एक अलग रोल में आप नजर आएंगे। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती होगी, चैलेंज होगा? पता नहीं स्पीकर रहते हुए अपने लोगों में और कोटा में जाकर काम करने का आपको कितना मौका मिलता था, कैसे आप कहेंगे कि आप जीत के लिए आश्वस्त हैं? ओम जी। लोकतंत्र में अलग अलग जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी के हिसाब से अपने अपने दायित्व निभाते हैं और यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है कि हर चुने व्यक्ति को पार्टी नेतृत्व विश्वास करती है तो फिर जनता के बीच में जाना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रयास किया, संसदीय दायित्वों को निभाते हुए, उस मर्यादा को पालन करते हुए, और देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो, लोगों में लोकतंत्र के प्रति और विश्वास बढ़े, जनप्रतिनिधि अपनी बात भावनाएं सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। अब जनता के बीच में जाने की बारी आई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके की उनकी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके फैसले, आज पूरे भारत की जनता को बहुत विश्वास भरोसा है। और जो तीसरा कार्यकाल माननीय मोदी जी का होगा, उसमें नए नीतियों के साथ माननीय मोदी जी देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना, उनकी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में सार्थक सकारात्मक बदलाव लाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव लाना। और मुझे लगता है कि एक राजनीतिक नेता के प्रति इतना विश्वास भरोसा मैंने पहली बार देखा है, जो विश्वास भरोसा जनता का माननीय मोदी जी के प्रति है। मुझे आशा है पिछली बार जी जो विश्वास भरोसा जनता ने पिछली बार मुझे दिया था, मैंने संसदीय मर्यादाओं को रहते हुए उस विश्वास से अपने क्षेत्र में उनसे मैंने संवाद संपर्क रखा। मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में कोटा बुद्धि की जनता का प्यार विश्वास हमेशा मिलता रहा है। मैं 2003 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। 3 बार मैं विधायक के रूप में रहा, 2 बार सांसद के रूप में रहा। फिर पार्टी ने विश्वास किया, नेतृत्व ने विश्वास किया है, फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनके विश्वास भरोसे को कायम रखूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। जी, रामनारायण मीणा को आपने 2.5 लाख वोटों से पिछले चुनाव में 2019 में हराया था। आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। एक गुण आप अपना आज जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी 4 सिटिंग एमपीज को दिल्ली में बदल देती है, वो कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से आप अभी भी चहेते बने हुए हैं, आपको टिकट मिल रहा है पार्टी की तरफ से? ये प्रश्न मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि बहुत सीनियर एमपीज को, आपसे पहले जो स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, वो 8 बार की सांसद थी, आपको 2 बार आप जीते थे, उसके बाद ही ये रोल, इस भूमिका में स्पीकर के रोल में पार्टी ने चूज किया, पीएम ने चूज किया। किस तरह से आप देखते हैं इसको? कुछ मंत्र बताइए ताकि बाकी लोग भी समझें जिनकी धड़कनें रुकी होंगी। अभी तो 195 की लिस्ट निकली है। जनता का विश्वास भरोसा और पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम, क्योंकि मैं अध्यक्षता, इसलिए मैंने कोशिश की कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करूं। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जनता का भरोसा है, वो अभूतपूर्व है। और यही भरोसे के कारण लगातार हम जीत रहे हैं। मुझे आशा है देश की जनता तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। यही मंत्र है और यही सही तर्क भी है कि आज देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है।
अगर अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएंगे, जनता पूछेगी ये पार्लियामेंट में सब काम क्यों नहीं करते, लड़ते क्यों रहते हैं, पार्लियामेंट स्थगित क्यों होते रहता है, क्या जवाब दीजिएगा? पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा रही। मैंने प्रयास किया कि नए सांसदों को बोलने का मौका दूं और अधिकतम विधेयक पारित किए। महत्वपूर्ण, देश में महत्वपूर्ण विधेयक जो सरकार लाई, मेरी कोशिश रही कि उस पर चर्चा और डिबेट हो और चर्चा डिबेट से पारित हो। और मैं और कोशिश हमेशा करता रहता था कि जनता में संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास के लिए हमें संसद की मर्यादाएं, विधानसभा की मर्यादाओं को और उच्च कोटि की बनाना चाहिए। मैंने मेरे हिसाब से पूर्ण प्रयास किया है, लेकिन कुछ कमी रहती है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आने वाले सभी माननीय जनप्रतिनिधि और सदनों की मर्यादा विश्वास बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा भरोसा है। ओम बिरला जी, एक आप सांसद हैं कोटा से। कोटा का नाम लेते ही जो बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, जो कोचिंग का एक कारोबार वहां पर चलता है और बच्चों की सुसाइड के केसेस, ये एक फौरन आ जाता है। कोटा का नाम लेते ही अब देश में ये छवि आ जाती है कि एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठा रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा और जब आप प्रचार के लिए जाएंगे तो लोग पूछेंगे आपसे। नहीं, दोनों पक्ष है इसके। कोटा भी वो धरती है जहां पर देश ने लाखों इंजीनियर, डॉक्टर दिए हैं। जनता का विश्वास, देश के अलग अलग राज्यों का विश्वास, भरोसा है, तब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन सुसाइड की घटना हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। मेरा प्रयास रहता है कि एक बच्चा भी सुसाइड नहीं करे, लेकिन मैं विश्वास भरोसे के साथ कह सकता हूं, कोटा में अमन, चैन, शांति है। और कोटा में जो भी बच्चा आता है, कई परिवार यहाँ पर सालों तक यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर पढ़ लिख कर देश के अंदर और देश के बाहर भी कई IITian बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। वो हमेशा कोटा को याद करते हैं। ये दोनों पहलू हैं। निश्चित रूप से सुसाइड हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन दूसरा उसका सकारात्मक पहलू है कि यहाँ का शिक्षण, अध्ययन, प्रशिक्षण बहुत सकारात्मक है। जब ही तो लगातार लाखों विद्यार्थी अलग अलग राज्यों से, दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ की जनता उनको अपने बेटे बेटियों की तरह रहती है। मेरी कोशिश और रहेगी कि यहाँ पर कोई सुसाइड ना हो। ये हमारे लिए हमेशा चिंता का विषय था, विशेष रूप से मेरे लिए तो एक पीड़ादायक होता है। अगले सवाल पर आते हैं। 282 सीटें 14 में बीजेपी को आई और 303 पर आप पहुंचे 2019 में, लेकिन इस बार पीएम ने सीधा 370 का लक्ष्य दे दिया है। कई सारे एनालिस्ट हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना एक्सट्रीम जंप थर्ड टर्म में कैसे आप लोग उम्मीद रख रहे हैं और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। मतलब कई बार सरकारें लगातार जब आती हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन पीएम तो एक टारगेट दे रहे हैं जिसमें आप लोगों को 370 पहुंचाना है 303 से, यानी 67 सीटों का इजाफा। ये रियलिस्टिक है? 2014 के बाद 2019 के अंदर और सीटें बढ़ी और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में 370 का लक्ष्य पूरा होगा और एनडीए का 400 का लक्ष्य पूरा होगा। ये जनता का विश्वास, भरोसा है। और मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, क्षेत्र में रहता हूं। मैं आपके साथ विश्वास करता हूं, अटूट विश्वास, भरोसा देश की जनता का माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पर है और उनको विश्वास है कि इस देश के अंदर एक नया बदलाव, नए भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। ओम बिरला जी, पिछली बार भी राजस्थान से तो सभी सीटें आई थी। अब ऐसे में अब कौन से स्टेट से आप लोगों को लग रहा है कि इतना ज्यादा इजाफा होगा कि 67 सीटें ज्यादा आ जाएंगी? राजस्थान, गुजरात, एमपी, इन सभी सीट्स में तो सैचुरेशन है। अंजना जी, एक अंजना जी, मैं अभी प्रत्याशी घोषित हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। आप दक्षिण के किसी भी इलाके में चले जाएं, चाहे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, चाहे पांडिचेरी, आप देखो कितना विश्वास जनता में, कितना भरोसा है। हम उत्तर भारत के अंदर तो पहले से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे सी, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर भी जो वहां की जनता का विश्वास, भरोसा प्रधानमंत्री जी से है, उसका एक सकारात्मक परिवर्तन है। चाहे बंगाल में, चाहे उड़ीसा के अंदर, यहाँ भी आप देखना, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश में। ऐसे तो मैं सब राज्य के, देश के जनप्रतिनिधियों से, अलग अलग दल के नेताओं से मेरी समय समय पर चर्चा होती रहती थी।
लेकिन मैं विश्वास भरोसा आपको ये कह सकता हूं कि आने वाले समय जहां भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, देश की जनता उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब मिलकर उनका सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम बिरला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पीकर के तौर पर अब पिछले हमने 5 साल आपको देखा है, अब कोटा से चुनावी उम्मीदवार के तौर पर आपको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम बातों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ बांसुरी स्वराज जी इस वक्त जुड़ रही हैं, जो कि नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं। और बांसुरी जी, एक पूरी लेगेसी है आपके साथ राजनीतिक विरासत की, सुषमा जी की। आपकी खुशी तो दिख ही रही है, आप लगातार 400 पार का नारा लगा रही थी वहां पर अपने उम्मीदवारों के साथ, लेकिन बड़ा चैलेंज भी होगा बांसुरी जी, एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। कैसे आश्वस्त हैं आप कि इस बार कांग्रेस और आपके गठबंधन होने के बावजूद आप जीत पाएंगे बांसुरी जी, बिल्कुल चुनौती नहीं होगी, क्योंकि इस देश को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। क्योंकि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है, सुशासन की गारंटी है, विकास की गारंटी है। और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो आप भी जानती हैं कि स्वार्थ में टिका हुआ गठबंधन है ऐसी पार्टियों के बीच में जो कंठ तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जैसे कहते हैं जी, चोर चोर मौसेरे भाई। आपने खुद देखा होगा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हो संदेश खाली में, या फिर अभद्र टिप्पणियां हो सनातन पर, ऐसे सभी मुद्दों पे इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के सदस्य चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि जब स्वार्थ की राजनीति होती है तो राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म दोनों की बलि चढ़ जाती है। इसलिए कतई चुनौती नहीं होगी। लेकिन बांसुरी जी देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट्स जब जुड़ेंगे, आज जोश का लेवल ही हाई है आपका, आज तो आपके जोश का लेवल ही हाई है। वोट बटे ना, इसलिए यहाँ पर गठबंधन बहुत स्ट्रेटेजिक है। जैसे यूपी में नहीं, क्योंकि बीएसपी वहां चुनाव लड़ रही है तो त्रिकोणीय लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ 1:1 लड़ाई होने वाली है। गठबंधन का कतई ही फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है और आप देख लीजिएगा, मेरी ये भविष्यवाणी 100% सच आएगी। 7 में से 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। क्या बोलिएगा प्रचार में जब लोगों के बीच में आप जाएंगी बांसुरी जी, तो क्या है? एक तो समझ में आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और दूसरा जय श्री राम के नारे पर, लेकिन इसी के साथ जनता के बीच में जाकर मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपका? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर 4 उम्मीदवारों को बदल दिया गया है, मीनाक्षी लेखी जी को बदल के आपको टिकट दे दिया गया है, तो इस शायद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा होगा, तभी पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया। बांसुरी जी, कतई नहीं, कतई ही नहीं। देखिए, हम सब एक बहुत ही अनुशासित और कार्डर बेस्ड पार्टी हैं और मैं आपको सच बताऊं, मीनाक्षी दीदी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद पूर्णतः मुझे मिलेगा। उनके प्रति जनता में कोई आक्रोश नहीं है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, यहाँ तक कि मैं उनके यहाँ पे समय मांग चुकी हूँ, साक्षात जाकर आशीर्वाद मांगूंगी। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आपने पूछा कि मुद्दे क्या होंगे, तो मुद्दे होंगे, आप यदि मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखेंगी पिछले 10 वर्ष का, तो आप देखेंगी कि इतने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं। एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर की इकोनॉमी 2014 को कांग्रेस ने भाजपा की झोली में डाली थी। आपको ये देखिए कि मोदी सरकार आज भारत को वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना चुकी है और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में हम इस अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पर विश्व पटल पर ले आएंगे। ये सारे के सारे विकास के जो कार्य है, जनता इन पर जरूर वोट देगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली की जनता पूरी तरह आसक्त हो चुकी है, निराश हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी की सरकार से। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे आई थी, लेकिन आज ये सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये सारे के सारे मुद्दे, इनका भ्रष्टाचार, चाहे वो स्पूरियस ड्रग्स का हो, चाहे वो फर्जी टेस्ट का हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे वो एक आलीशान सीएम बंगले का घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, एक लंबी लिस्ट ये दिल्ली की जनता को रुष्ट कर चुकी है अरविंद केजरीवाल जी से।
आज आपने अपनी मां को जरूर याद किया होगा, कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे? विदिशा जिस सीट से वो लड़ती थी, वहां पर शिवराज सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है टिकट देकर। जी बिल्कुल, उन्हें बहुत याद कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आज उनका आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। माँ जा भी होंगी, शायद आज बधाइयाँ ले रही होंगी। एक इमोशनल मोमेंट भी है आपके लिए बांसुरी, क्योंकि आप देखिए, अब आप पॉलिटिक्स में फुल फ्लेजेड तरीके से अभी तक प्रवक्ता के तौर पर आ रही थी और अपनी मां सुषमा स्वराज को आप याद कर रही हैं, तो एक इमोशनल मोमेंट भी आपके लिए है पॉलिटिक्स के फोरम में इस तरह से आना। जी बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल मोमेंट है, लेकिन जैसे मैंने कहा, चाहे वो राम मंदिर का बनना हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना हो, या फिर धारा 370 हटाना हो, सुषमा स्वराज ने जो एक भविष्यवाणी करी थी वो सच होती दिख रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखे एक एक वचन की पूर्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बासी स्वराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप तो लग रहा है अभी से ही प्रचार के लिए निकल पड़ी हैं एकदम। मैम बस थोड़ा सा बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जय श्री राम के नारे भी वहां पर लग रहे हैं, आपने सुनी लिए। और इसी के साथ मोदी जी को जय श्री राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नाम लेती हुई बार बार, और इसी के साथ सुषमा स्वराज का भी नाम लेती हुई। लेकिन एक बार फिर वो चर्चा तो जरूरी उठेगी कि एक तरफ आप पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि ये जो फैमिली वाली पॉलिटिक्स है, परिवारवाद की राजनीति है, उससे दूर रहना है। लेकिन सुषमा स्वराज जी की बेटी को आप टिकट देते हैं दिल्ली में। हालांकि बीजेपी का इस पर जवाब होता है कि हम शीर्ष पदों पर नहीं किसी एक परिवार के दो लोगों को रखते हैं। बहरहाल शरद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ अनुराग भदौरिया यहाँ पर स्टूडियो में आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शरद, ओम बिरला जी से हम लोग बात कर रहे थे अभी, बड़े आश्वस्त हैं, मतलब अपने सीट के लिए नहीं, राजस्थान ने तो वैसे ही झोली भरी हुई है 2 बार से लगातार, लेकिन अन्य जगहों पर 370 और 400 पार का दम वो भी भर रहे हैं। कुल मिलाकर इस लिस्ट का सबसे बड़ा टेक अवे राजस्थान के लिए क्या है? क्योंकि दुष्यंत को भी वसुंधरा जी के बेटे को सीट देकर, टिकट देकर झालावाड़ से एक तरह से डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश की गई है। शरद, सब कुछ सबको खुश रखने वाला जो वहां पर खेल खेलना पड़ता है। अंजना, इस राजस्थान ने और पूरे लिस्ट को देख रहा था तो बीजेपी इस लिस्ट से टेकअवे जो है सबसे बड़ा, जो बीजेपी के टिकट चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाद में रहने वाले नेताओं से दूरी बना लिए हैं। जितने विवादित चेहरे थे उन्हें बदल दिए गए हैं। चाहे आप रंजीता कोहली को देख लीजिए, जो भरतपुर से सांसद थी, वो सुर्खियों में बनी रहती थी। जो 15 लोग रिपीट किए गए हैं वो ऐसे चेहरे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं था। राहुल कसवा, जिन पर एक बड़ा आरोप लगा था, उन्हें हटाकर ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को, जैसे राजवर्धन सिंह राठौड़ को लॉन्च किया गया था, पद्म पुरस्कार विजेता देवेंद्र झाझड़िया जो नई राजनीति में पहली बार एंट्री कर रहे हैं, उन्हें चुरू से टिकट दिया गया है क्योंकि राहुल कसवा विवादित हो गए थे। पार्टी के उम्मीदवार का विधानसभा चुनाव में हराने का आरोप लगा था। इसी तरह से पुराने नेता चाहे सुमेरानंद जी हो, पीपी चौधरी हो, जिनका विवादों से दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, उन सबको टिकट दिया गया है। साथ ही एक और चीज देखी गई राजस्थान की राजनीति में कि जो जिताऊ है, भले ही कांग्रेस में है, कांग्रेस का घर कैसे खाली किया जाए। महेंद्र सिंह मालवीय को अभी पिछले सप्ताह ही जो कद्दावर मंत्री थे, अभी विधायक थे, विधायक पद से इस्तीफा दिए और डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट दे दिया गया है क्योंकि वहां बीजेपी के उम्मीदवार कनकमल कटारा बीमार थे। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव से पहले आई थी, हार गई नागौर से, फिर ज्योति मिर्धा को भी टिकट दे दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सूची है, उस सूची में जीत कैसे मिली और विवाद से दूर रहने वाले नेताओं को कैसे साथ रखा जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मगर बाकी जो 10 सीटें हैं, वो 10 सीटें सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाके के हैं, जिसमें ये आप पूर्वी राजस्थान के हैं, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण, वो उन सीटों को होल्ड किया गया है। अब क्या इन 10 सीटों पर कोई नया उम्मीदवार लाया जाएगा, इसलिए होल्ड किया गया है, ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये 10 सीटें कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशियल है, जहां पर कांग्रेस पूरा जोर मार रही है। आज राहुल गांधी भी धौलपुर में थे, इसी इलाके में थे, अपने
न्याय यात्रा को लेकर। जी जल्दी से अभिषेक आपसे कमेंट, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फेरबदल हुआ नहीं है, 4 जिन सीटों पर हारे थे वहां पर उम्मीदवार उन्होंने बदले हैं, लेकिन ओवरऑल मतलब जो चाहे रमेश भिदुड़ी हो उनका बयान, चाहे आप देख लीजिए कि काफी हद तक प्रवेश वर्मा के भी वीडियो लोग वायरल करते थे, कई जगहों पर उन्होंने बोला था अल्पसंख्यकों को लेकर, उसके बाद से तीसरी तरफ आप आ जाइए साध्वी प्रज्ञा, ऐसे लोगों के टिकट काट दिए गए हैं इस बार। अंजना देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सेफ खेलने की कोशिश की गई है। किसी का विवादों से वैसा नाता नहीं है उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा बड़बोला हो, इसलिए आप देखिए साक्षी महाराज जैसे लोग भी बहुत शांत रहे हैं, तो उनको टिकट दिया गया है दोबारा से उन्नाव में। कुल मिलाकर के 51 जो सीटें आज घोषित की गई हैं, इसमें सिर्फ 4 नए चेहरे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुल 74 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, 6 अपने सहयोगियों को दे रही है, यानी कि अभी भी 23 सीटें बीजेपी की बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या इन 23 सीटों को सिर्फ इसलिए होल्ड किया गया है कि इसमें चेहरे बदले जा सकते हैं या इस पर पुनर्विचार हो सकता है। तो बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो कि जिनका की नाम इसमें नहीं है। अब जैसे आप देखें तो वरुण गांधी का नाम है, मेनका गांधी का नाम है, संघमित्रा मौर्य का नाम है, अगर आप देखें तो कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त एक तरीके से होल्ड पर हैं। तो ठीक है, बीजेपी ने 23 और ऐसे नाम रखे हैं, हो सकता है इसमें बड़ा बदलाव हो जाए, क्योंकि अगर किसी को रिपीट करना होता तो शायद इस आज की लिस्ट और लंबी हो सकती थी। निश्चित तौर पर पुनर्विचार होगा और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक दर्जन भर से ज्यादा लोगों के नाम टिकट कटेंगे या फिर कुछ लोगों को दूसरी जगहों से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन आज की लिस्ट देखने से बिल्कुल यही लगता है अंजना की बहुत सेफ खेल रही है बीजेपी, कोई विवाद नहीं चाहती। और चूंकि प्रधानमंत्री के नाम पर उनके चेहरे पे चुनाव है, इसलिए ज्यादातर नामों को रिपीट किया गया है। किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और ना ही जितने लोगों को रिपीट किया गया है किसी ने कोई बहुत कम्युनल स्टेटमेंट दिया है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 24 को लेकर बीजेपी आश्वस्त है और उत्तर प्रदेश में किसी तरीके की कोई विघ्न बाधा वो नहीं चाहती है। इसलिए साफ दिख रहा है कि सिर्फ 4 लोग, और उन 4 लोगों में भी अगर आप देखें तो कृपा शंकर सिंह मुंबई के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के, वो कुछ वक्त पहले वो बीजेपी आए थे और अब उनको जौनपुर से, वहीं के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, वहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया। रितेश पांडे जो कि बसपा से सांसद थे अम्बेडकर नगर से, अभी हाल में उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको अम्बेडकर नगर से टिकट दिया गया है। साकेत मिश्रा एक नया नाम है, नया चेहरा है। और आज 4 भोजपुरी स्टार्स का ऐलान किया गया है, जल्दी से सुना देते हैं। मनोज तिवारी क्या मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है, डेवलपमेंट है। मनोज तिवारी के लिए अपनी लोकसभा की जब मैं बात करूंगा तो हमारी लोकसभा में किसने सोचा कि पहली बार हमको सेंट्रल स्कूल मिल जाएगा, पहली बार हमको मेट्रो मिल जाएगी, पहली बार हमको एलिवेटेड रोड मिल जाएगा, पहली बार हमको पासपोर्ट कार्यालय मिल जाएगा, पहली बार हमको ट्रिपल डेकर सड़क मिल जाएगी, पहली बार हमारे यहाँ रिवर फ्रंट हो जाएगा। ये पहली बार लगभग 14,000 करोड़ का काम हमारे क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने किया। और वैसे ही दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में 7 सीटों पे जिस प्रकार से दिल्ली को सुख मिला है, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो, चाहे वो फिर उनकी केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं, और तब मिला जबकि दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुंडली मार के बैठे थे आम आदमी पार्टी की सरकार कि हम कोई काम होने नहीं देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता 2024 में जीत के सारे रिकॉर्ड, हमारे 7 सांसदों के लिए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और अब यहीं से 24 और 25 दोनों दिल्ली की जनता पूरी तरह से दोनों चाबी नरेंद्र मोदी जी को देने वाली है। आखिरी सवाल है, पूर्वांचली इसको लेकर बहुत खुश है, दिल्ली भी खुश है कि आपको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। आप अपने लहजे में एक लाइन गाकर बताइए कितने खुश है मनोज तिवारी, और दिल्ली वालों के लिए क्या क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूर्वांचल के लोग जे बाटे दिल्ली में, वो लोग के खुशी होइबे करी मनोज तिवारी के टिकट मिलने से, लेकिन दिल्ली के प्रत्येक सेक्टर की खुशी है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है दिल्ली का जो खुश नहीं है। सभी लोग प्रचंड खुशी के साथ नरेंद्र मोदी जी के लिए और ये कहेंगे
कि भारत की खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। और हम ऐसा करके लोगों का विश्वास जीत के रहेंगे भाई। सुरमई अंदाज में आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को। एक बार फिर से मतलब यही एक चैन की सांस ले सकते हैं दिल्ली में, क्योंकि इन्हीं को वापस टिकट मिला है। जो 5 सीटें घोषित की गई हैं, 4 सिटिंग एमपीज को बाहर का रास्ता यहां दिखा दिया गया है। लेकिन अभिषेक, जिनका नाम आप गाजीपुर सीट की भी चर्चा कर रहे थे, मनोज सिन्हा वहां पर हारे थे अफजल अंसारी से। अफजल था बीएसपी के नेता थे, सीरियल टर्न कोट है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतार रही है वहां पर। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां वो आप देख रहे हैं। जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, कुछ ही देर में बीजेपी के भी कोई नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की आप सीटों को देखते हैं तो यूपी में आपके पास उंगली उठाने लायक कुछ दिखता नहीं है भदौरिया। देखिए, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीट की लिस्ट जारी की है। तो वो वही सीटें हैं जिनको लगता है कि किसी तरह से, मैंने उनको थोड़ी आशा जगती कि मैं यहाँ जीत सकता हूँ। इसके मतलब उन्हें भी एहसास हो गया है बाद बाकी सीटें जो हैं उनमें वो साफ हैं। ये साफ जाहिर हो चुका है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि बाद बाकी सीटों पे वो नाम इसलिए अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं कि उस पे कैंडिडेट उनके वहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी है। उन्हें पता है वो जीत ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं जीत सकते। यहाँ तो थोड़ा बहुत चांसेस हैं। उन्हीं को उन्होंने आज उन सीटों पे उन्होंने मंथन किया, उन्हीं सीटों को उन्होंने डिक्लेयर किया। और उसमें 4 बॉलीवुड के स्टार इसलिए उतारे हैं, तब भी उनको आशा उसमें लग रहा है कि हम इसमें अभी भी नहीं जीत सकते, तो उन्हें बॉलीवुड के स्टारों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके बगैर कंधे की इनकी हमें लगता है नैया पार हो नहीं रही है। तो इसलिए ठीक है रानी जी, छोटा सा कमेंट। देखिए, 4 बॉलीवुड स्टार तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने उतारा नहीं है। एक तो दिल्ली में है और एक आसनसोल में, पश्चिम एक आसनसोल में है, 2 उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब यदि इस तर्क को लिया जाए तो तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास तो अभी वो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो किनको उतारे किनको नहीं उतारे। एक और बात, इन्होंने 32 लोगों की लिस्ट निकाल दी है। नहीं, सबसे पहले बाजी इसमें एसपी ने मारी थी। देखिए, कांग्रेस कांग्रेस ने एक भी नहीं निकाला है और अभी तो इनका निगोशिएशन होना अभी बाकी है। अभी आपने निकाल दिया? एक मिनट, आप यहाँ से निकल गया इंडिया का। एक मिनट अपनी बात, हमारा निगोशिएशन तो हो गया, अपनी बात करें। देखिए, मनोज तिवारी के टिकट न कटने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मनोज तिवारी पूर्वांचल के एक चेहरा हो गए हैं दिल्ली के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा कारण है, फैक्टर है जो उनके सीट वहां से मीनाक्षी लेखी को क्यों बदल दिया? देखिए, मीनाक्षी लेखी बदलने का एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई है। पीएम ने ट्वीट करके काशी से टिकट मिलने पर धन्यवाद किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं और झुकते हैं उन पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने, करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने, जो अपने अथक प्रयास करते रहते हैं पार्टी के लिए और जिन्होंने सदा विश्वास पीएम मोदी में जताया है। वो कह रहे हैं कि मैं काशी के लोगों के लिए काम करता रहूंगा, तीसरी बार करने का मुझे मौका मिलेगा। वो कह रहे हैं 2014 में जब मैं काशी गया था तो लोगों की उम्मीदें, लोगों के जो सपने थे, जो गरीब, पुअरेस्ट ऑफ पुअर वो लिख रहे हैं, उन सब के लिए मदद करने के लिए मैं गया था। और अब एक बार फिर वो काशी की जनता का भी धन्यवाद कर रहे हैं। काशी के भाइयों बहनों की सेवा का मौका मुझे फिर से मिले, ये वो खुशी इस बात पर जता रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। एकमात्र उम्मीदवार दिल्ली में जिन्हें दोबारा टिकट दिया है पार्टी ने, मनोज तिवारी इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत राहत की सांस ली होगी आपने। आपके 4 साथियों का साथ तो छूट गया, उनको टिकट नहीं मिला, आपको मिल गया, क्या वजह रही? अंजना जी, पहले तो मैं अपने पार्टी का और हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जो देश ही नहीं पूरे दुनिया के आशा के केंद्र बन चुके हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। शीर्ष नेताओं का धन्यवाद है और हमारे सभी क्षेत्रवासी साथी मित्र सबका। देखिए, टिकट मिलना अच्छी बात है, लेकिन टिकट ना मिलना हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में अब कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार पार्टी किसी और के लिए कोई और काम ढूंढती है
और कार्यकर्ता भाव में हम सभी उसको करते ही करते हैं। बाकी जो भी इस यात्रा में जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, हम लोग उस पर खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें जो भी विश्वास दिया है पार्टी ने, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप जानती ही हैं कि आपसे तो कई बार मेरी बात होती है। आज तक जो भी इस समय देख सुन रहे हैं, हमारी पार्टी में कल्चर ये हो गया है कि जो काम पार्टी देती है हम उसको खुशी खुशी करते हैं। अब हमारा दायित्व है कि दिल्ली में 19 में 56% वोट शेयर था, हम इसको कैसे 60% वोट शेयर करें, कैसे सातों की सातों सीटों पे लार्जेस्ट मार्जिन से जीतें और 370 की जगह जो मोदी जी ने मांगा है हम 375 बीजेपी का कर दें और 400 पार मांगा है हम ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दें। इसके लिए अब हमके काम करना है हम लोगों को। लेकिन मनोज जी, कुछ तो ऐसा आपने किया होगा जो बाकी चारों ने नहीं किया, जो मीनाक्षी लेखी जी ने नहीं किया, या डॉक्टर हर्षवर्धन ने नहीं किया, या रमेश बिदूड़ी ने नहीं किया, या गौतम गंभीर ने किया। कुछ तो आपने अनूठा किया होगा। नहीं अंजना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको इस दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हमने कहा ना कि पार्टी में अब क्या है कि जिसको जो हम तैयार रहते हैं। हम तो गाड़ी में आ रहे थे, अचानक आप ही का चैनल देख रहे थे और उसी पे घोषणा हो रही थी, तो हमारा भी दुख कर रहा था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो 1 मिनट में हम अगली दायित्व के लिए तैयार रहते हैं और उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पार्टी का ये राजनीतिक जो हमारा संस्कृति है, उसमें सबके लिए पार्टी कुछ न कुछ सोच के रखती है और जो निर्णय लिया है उसका सभी सम्मान करते हैं। आपकी साफगोई भी एकदम निराली है। आपने कह ही दिया कि दुख कर ही रहा था, तो ऐसा तो सभी का करता होगा जिनको मतलब जब लिस्ट आने की बारी होती होगी, क्योंकि एक तो हम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, एकदम पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, और आप लोगों के लिए भी हमने सुना उतनी ही मुश्किल है। आज आपके 2 युवा साथियों ने संन्यास ले लिया। गौतम गंभीर जी ने कहा कि हमने कह दिया है कि हमें आप इससे मुक्त कर दीजिए। जयंत जी ने कहा कि मुझे इस काम से मुक्त कर दीजिए। नहीं, उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, उन्होंने ऐसी इच्छा जताई है। लेकिन अब पार्टी उनको बताएगी कि आपको और क्या काम हो सकता है। पार्टी के पास तो अपने गौतम भाई के लिए बहुत सारे काम है और सबके लिए काम है, तो इसलिए उसको संन्यास नहीं बोलते हैं। उन्होंने कुछ और काम मांगा है, अब पार्टी जो भी डिसाइड करेगी। अभी तो उनका सीट घोषित नहीं हुआ है गौतम भाई का। हमारे दर्शक भी जो आपको सुन रहे होंगे सब मुस्कुरा रहे होंगे, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा आप क्या ही बोलिएगा आज। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों के लिए चैलेंज बड़ा है इस बार मनोज जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट्स बट जाते थे। इस बार 1:1 की लड़ाई होगी आपकी, क्योंकि जिन राज्यों में समझौता हुआ है उनमें से सबसे ज्यादा अहम दिल्ली में है, जहां 4 पर आप लड़ रही है, 3 पर लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, तो वोट उनका बटेगा नहीं। चैलेंज बड़ा होगा। देखिए, हम लोगों ने 2019 में हमने दिल्ली के टोटल वोट शेयर का 56% हमें मिला था, और आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं, दोनों अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी भले मिल गए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों की हताशा का मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। लोग हमसे मिलते हैं, बात कर रहे हैं, और मैं अंजना जी आपको बताऊं, दिल्ली में हमारा वोट शेयर 56% था। इस बार अगर वोट शेयर हमारा 60% भी हो जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा गाली देने वाली है कांग्रेस को। शीला दीक्षित जी को गालियां याद करिए। अगर वो लोग आपस में मिलते हैं तो दिल्ली को कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो 25 साल से दिल्ली में उन्हीं की स्टेट गवर्नमेंट थी, इसलिए दिल्ली के लोग, जो कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं, वो दोनों इस समय अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने वाले हैं। और इसका रिजल्ट देखिएगा अंजना जी, हमारी बात उस दिन आपको सत्य दिखेगी। हम बहुत बड़े मार्जिन से दिल्ली में 7 सीटें जीतने वाले हैं। अच्छा, ये भोजपुरी कलाकारों और बीजेपी का रिश्ता क्या है, जरा ये समझाइए। 4 हो गए अब, पहले आप थे, रवि किशन जी जो हैं ही गोरखपुर से, फिर निरहुआ साहब आजमगढ़, और वहां पवन सिंह को आसनसोल से, तो
195 में 4 तो भोजपुरी कलाकार हो गए। नहीं, सब देश के कलाकार हैं और ये चारों जो क्षेत्र हैं वो उन लोगों को वापस पार्टी ने विश्वास किया। अब उसके लिए हम सबको बधाई देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों को जिता करके आसनसोल की जनता भी, आजमगढ़ की जनता भी, गोरखपुर की जनता भी और हमारे दिल्ली के लोग भी, ये सभी लोग अपना आशीर्वाद देकर के हम लोगों को जिता के भेजेंगे और हम नरेंद्र मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटें मिले, इसके लिए हम सभी कार्य करने वाले। काम तो आपका गाना भी खूब आता है, हर जगह प्रचार करते हैं आप। जी, तो गाना तो है ही है। भारत की खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मन उनका साफ है, कर रहे इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। भारत की गति जो देखे ये कैसा मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। गीत तो हम गाते रहेंगे, ये तो निकलता रहेगा, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें हम नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐतिहासिक देने वाले हैं, ये विश्वास हम लोग का है। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं जा रहा हूँ, कई लोग आए। हाँ, जाइए। थैंक यू। कई लोग क्या, सब लोग, अब तो आपको सबसे मिलना ही है। और रामवीर सिंह बिदुड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली से, जिन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामवीर जी, स्वागत आपका आज तक पर। पार्टी ने आपको चुना है चुनावी मैदान में इस बार दिल्ली में, जहां पर लड़ाई बड़ी है और कड़ी है। क्यों लगता है आपको रामवीर जी कि आपको टिकट दिया गया है, और कौन से मुद्दे आप सबसे जोर शोर से उठाएंगे जिसके दम पर आप जीतेंगे? क्या कहेंगे लोगों के बीच में? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का और शीर्ष नेतृत्व का, कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में अनेक मुद्दे हैं, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज्यादा वोट देंगे। 2019 में लगभग 60% वोट मिला और इस बार 70% को भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार उससे आगे चले जाएंगे। ऐसा फीडबैक हमें दिल्ली के लोगों की ओर से मिल रहा है। इस बार लोग जाति, धर्म सबको एक तरफ रख के, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब से संबंध रखते हों, सभी ने मन बना लिया है कि मोदी जी ने देश का गौरव दुनिया में बढ़ाया है और देश को विकास के रास्ते पर जिस तेजी से आगे बढ़ाया है और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि आज देश के 80 करोड़ लोगों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि आज उन गरीब लोगों को जिनके पास कच्चा मकान होता था, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बना के दिए हैं, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अगर रसोई गैस का सिलेंडर 10 करोड़ लोगों को मिला, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। या आज यदि देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2-2 हजार रुपए जमा हो रहे हैं, इस देश का किसान प्रसन्न है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को शानदार फ्लैट्स बना के दिए हैं। यदि उस फ्लैट को आज मार्केट में यदि बेचा जाए तो 40 लाख रुपए का फ्लैट है। झुग्गी झोपड़ी के लोग खुश हैं। दिल्ली में 60 लाख लोग बेचारे अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, उनको मालिकाना हक दिया है। चाहे वो निजी जमीन पर मकान बना के रहते थे, चाहे वो सरकारी जमीन थी, वो सभी लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है। दिल्ली के अंदर अंजना जी, दिल्ली में लगभग 5 लाख लोग फोका पटरी के लोग हैं, उनको भी 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक
उनको धनराशि अब मेरा उपलब्ध कराइए प्रश्न तो जिससे कि वो सुनिए। अपना कारोबार अच्छा कर सके। अभी मोदी जी ने जो पीएम अब मेरा विश्वकर्मा प्रश्न तो योजना शुरू की सुनिए। है जी प्रश्न तो सुनिए। जी, अंजना जी। ये सब तो आप प्रधानमंत्री जी का काम बता रहे हैं। जी, जी। तो ये प्रधानमंत्री का काम लेके तो हाँ जी, रमेश बिदुड़ी भी जा सकते थे, लेकिन जी। रमेश में बस एक अक्षर बदल के रामवीर बिदुड़ी को टिकट दे दिया गया है। इसकी क्या वजह रही है? क्या जो किरकिरी पार्लियामेंट में अपशब्द बोलकर बीएसपी सांसद के लिए, दानिश अली के लिए रमेश बिदुड़ी ने बीजेपी की किरकिरी कराई थी, उसकी वजह से आपको टिकट मिला या उनको नहीं मिला, कह लीजिए? देखिए, बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सोच विचार करके जो भी फैसला करती है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस फैसले का सम्मान करते हैं। श्री रमेश बिदुड़ी जी मेरे भाई हैं, तीन बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहे हैं। मैं ही नहीं बल्कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका टिकट उनको कटने और अधिकार आपके है इस टिकट बात मिलने का के बाद आपकी कि बात लोकसभा- हुई उनसे? जी, आपको टिकट मिलने हाँ, और बिल्कुल। उनका टिकट कटने के बाद बात हुई? मेरी उनसे फोन के ऊपर बात भी हुई है। हाँ, क्या बोले वो? देखिए, हम दोनों एक ही गांव से हैं और मेरा उनके घर की जो दूरी है वो मुश्किल से 50 मीटर है। मेरी फोन पर उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं भरपूर सहयोग आपको करूंगा और मैं कल उनके घर पर जाकर उनसे मिलूंगा। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, दक्षिणी दिल्ली अंजना से रामवीर जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामवीर सिंह बिदुड़ी को आप सुन रहे थे, जिन्हें टिकट दिया गया है रमेश बिदुड़ी का टिकट काटकर। जल्दी से आप दोनों से एक छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं। जब वो कह रहे थे फिल्म स्टार्स की बात, तो आपने उस पर जवाब दिया, लेकिन कुल मिलाकर ये जो 195 में 4 भोजपुरी कलाकार हैं, गजब है। देखिए, मैंने मनोज तिवारी के लिए कहा कि वो आइकन के तौर पर हैं और खास करके पूर्वांचल के आइकन के तौर पर उनको देखते हैं। एक कोई यदि इससे बेहतर विकल्प होता भारतीय जनता पार्टी के पास तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सोचती, लेकिन वर्तमान में उसके पास से कोई बेहतर विकल्प नहीं है। और जिस आसनसोल की आप बात करते हैं, वहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जनसंख्या है जो वहां पर है, और वहां से शत्रुघ्न सिन्हा गए थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा को एक वैसा ही कंटेस्टेंट चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो वही जो ग्रास रूट पर और जो जिसे कहते हैं ग्रास रूट की भाषा बोल करके अपनी ओर आकर्षित कर सके। मुझे लगता है कि ये दो चीजें बड़ी फैक्टर की हैं, और जिनका टिकट कटा भी है अंजना जी, वो हिम्मत नहीं कर सकते विरोध करने का आज के दिन में। जब केंद्रीय नेतृत्व ताकतवर होता है तो विद्रोह अपने आप थम जाता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एक जगह कोई टिका हुआ रहे 4-4 बार से आपका इंटाइटलमेंट बन जाता है। भाई, हम एक जगह से हम हैं, हमारे बेटा है, उसके बाद बेटा है, उसके बाद बेटा है। तो ये जो इंटाइटलमेंट है, मुझे लगता है इस इंटाइटलमेंट को तोड़ा है। नहीं, अंजना जी 10 सेकंड ठीक है, पूरा करें, लास्ट टाइम। पूरा आप चाहेंगे कि किसी समाज में एकाएक सब चीज परिवर्तन करके छोड़ दिया है, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन जो शुरुआत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत अच्छा है। इसकी सराहना की जाए। शायद आप भूल जाते हैं कि कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा एमपी है, उनका पोता मिनिस्टर है। तो ये क्या है, अलग है क्या कुछ? बेटा पोता है तो ये भी है ना, और क्या चाहिए? कमाल की बात करते हैं आप भी। और जहां तक आप कहते हैं ग्रास रूट पे, माने अब बॉलीवुड का स्टार ग्रास रूट पे काम करता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ग्रास रूट पे काम नहीं कर पाएगा, ग्रास रूट के लोगों को नहीं रिझा पाएगा या वोट नहीं ले पाएगा। यही तो आप कह रहे थे ना। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप डरे हुए हो, सहमे हैं, इसलिए आपको कंधों की जरूरत पड़ रही है, बॉलीवुड के स्टार की जरूरत पड़ रही है। कार्यकर्ताओं से आपको वोट नहीं मिल रहा क्योंकि असंतोष है। कार्यकर्ता को जवाब जमीन में देना है, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है। लोकसभा के सदस्य, सुनिए, आप लोकसभा के सदस्य की पिछली बार टिकट काटी थी ना, इस बार एमपी की टिकट आप इसलिए नहीं काट पा रहे हो कि आपको पता है कि वहाँ भारी विरोध है। जैसे आप काटोगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए आप बच रहे। जो 95 सीटें आपने पहले बोला, फिर बोल रहा हूँ 195 सीटें विधानसभा तो जीत, 195 सीट जो आपने दी है, आपको लगता है यही पे मेरा कुछ हो सकता है? आप भी अपनी आत्मा पर हाथ रख के बोलिए। होगा इतने में तो आप रुक गए। समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है कि वो चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रही है।
सारा विपक्ष अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 335 से ज्यादा सीटें दे रही है। ये कोई हवा में नहीं, तो बीजेपी ये गोदी मीडिया कह करके आप रोज बोल करके बाहर नहीं निकल सकते हैं। सर्वे तो 370 से ऊपर ही जाएगा ना। नहीं, देखिए वो तो जाहिर सी बात है, तो सबको पता है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं। सारी मीडिया को पर तोहमत छोड़ फिर मीडिया कहां से? मीडिया का नाम ही नहीं लिया मैंने सर्वे की बात बोली, इसमें मीडिया कहां से आ गया? मैंने तो आपसे कहा ना, मन में चोर है क्या? जितनी मीडिया के सर्वे मैंने मीडिया तो बोला ही नहीं, मैंने सर्वे बोला, तो आपके मन में चोर है तो अच्छी बात है। गांधीनगर से अमित शाह चुनावी मैदान में है, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। लेकिन ये जो 4 भोजपुरी कलाकार आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी अगर दिल्ली में चुनावी मैदान में है तो इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी का भी नाम का ऐलान हुआ है, अमेठी पर नजर रहेगी। इस पर जल्दी से अनुराग जी एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि क्या राहुल गांधी अगर अमेठी नहीं लड़ते हैं इस बार, जो कि उनकी परिवार की विरासत थी, जहां पर स्मृति ईरानी ने उनको करारी शिकस्त दी थी, आपको नहीं लगता ये मैदान छोड़ने के बराबर होगा? देखिए एक बात मान के चलिए, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, मैंने पूछा कुछ और से आपसे, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, कि आपको नहीं लगता है कि राहुल को वहां पर लड़ना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारी अमेठी, रायबरेली दोनों सीट हमारे गठबंधन जीतेंगे, चाहे कोई लड़े। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं? कोई भी लड़े जीतना तय है, लड़ना चाहिए। आप मैं कह रहा हूँ कोई भी लड़े जीतना तय है। आपको भी पता नहीं है? मैं कह रहा हूँ कोई भी लड़े। आप लोगों से सीट तो ले लिया ना, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी में तो आपने कैंडिडेट उतार दिया था। पिछली बार भी तो समर्थन दे ही रखा था, वहां से तो समाजवादी तमाम पार्टियों ने समर्थन किया। हमें तो मैंने कहा ना कि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी और बाकी सारी पार्टियों ने वहां समर्थन किया था राहुल गांधी का। देखिए बीजेपी को भी अच्छी तरह पता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अभी सीट का बंटवारा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। अभी राजभर जी भी सर फटोवल कर रहे हैं, अभी निषाद भी सीटें मांग रहे हैं, अपना दल भी मांग रहे हैं, उनके पास है नहीं, इसलिए वो हमें दूसरी बातों में जाना चाहते हैं। सीटों का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, लेकिन 80 सीटें हैं और कितनी अभी तक जो है 6 सीटें वो अपने गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। वहां पर समझौता हो पाया नहीं हो पाया, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से बताते हुए 195 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। वाराणसी से पीएम है अमित शाह, गांधीनगर से अमेठी से स्मृति ईरानी और लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। नजर हमारी बनी रहेगी इस लिस्ट पर, खबरें जारी है, देखते रहिए।